वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है पार्टिकल इन अ बॉक्स, बट इस दफ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों लगाते हैं? जब पार्टिकल इन अ बॉक्स जब हमने पढ़ा था 1D केस का, है 1D केस ही, ठीक है। 1D केस मीन्स के 1 डायमेंशनल केस हम ले रहे हैं, 3 या 2 डायमेंशनल केस नहीं ले रहे। पार्टिकल सिर्फ एक पोजीशन में मूव करेगा। सुपरपोजिशन का क्या मतलब है कि पार्टिकल जो है उसमें एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। जो हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ा था उसमें क्या था, हमने एक पार्टिकल लिया था कि एक पार्टिकल है और वो इस तरह से अंदर एक ट्रैप हुआ हुआ है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में। अब हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल नहीं है, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। और जब ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं तो हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो कंसीडर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। लेट्स कंसीडर अ लार्ज नंबर ऑफ रेप्लिकाज मीन्स ऑल हैव सेम प्रॉपर्टी कॉल्ड इंसेम्बल इन क्लासिकल मैकेनिक्स। अब हम क्या कहा है कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स क्या है, सेम है। रेप्लिका मीन्स कि वो सारे एक जैसे हैं। अब सारे एक जैसे मतलब क्या, उनकी प्रॉपर्टी सेम है। और ऐसे पार्टिकल्स जो एक जैसे हैं और उनकी प्रॉपर्टी सेम हो तो उनको क्लासिकल मैकेनिक्स में इंसेम्बल कहा जाता है। ईच पार्टिकल इन अ बॉक्स है सेम इनिशियल स्टेट। t इज़ इक्वल टू 0 पे ये वेव फंक्शन आ रहा है, उनका इनिशियल स्टेट भी सेम है और कुछ टाइम के बाद उनकी स्टेट क्या होगी, ये हो जाएगी, ये भी सेम है, ठीक है। तो ज़्यादा सारे पार्टिकल्स हैं और उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में इंसेम्बल बोलते हैं। उनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनका इनिशियल स्टेट सेम है और उनकी कुछ टाइम के बाद जो फाइनल स्टेट है वो भी क्या है, सेम है। और सुपरपोजिशन क्यों यूज़ किया? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और जब ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, एक से ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम उनके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें कि हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की हम एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी जो है वो हर एक की क्या होगी, अलग होगी। तो हम एनर्जी को ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। एनर्जी के लिए हमेशा क्या लेना पड़ेगा, हम एनर्जी को इस तरह से एवरेज लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक डायनेमिकल, ठीक है, स्टेट का, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी डायनेमिकल ऑब्जर्वेबल का जो है एवरेज निकालते हैं तो हम थर्ड पोस्टुलेट यूज़ करते हैं। और थर्ड पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स का क्या है, ये होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम, ये मैंने लिखा हुआ है डिराक नोटेशन में एवरेज, क्योंकि आप लोग सबको लेना आता है। चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इस तरह से एवरेज लेते हैं। तो इस चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, डिराक नोटेशन में लिख दिया। डिराक नोटेशन अगर किसी को नहीं आती तो जो चीज़ होती है स्टेरिक फॉर्म में, जिसके ऊपर क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, उसको हम क्या लिख देते हैं, कैट फॉर्म में, सॉरी ब्रा फॉर्म में। और ब्रा कैसे होती है, ये पहले ये साइन और फिर ये, जो भी, अगर मेरे पास एक ये है, ठीक है, डिराक नोटेशन में इसको लिखना सिखा रही हूँ। अगर मेरे पास एक वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन का ऊपर कॉन्जुगेट है, तो मैं इसको कैसे डिराक नोटेशन में लिखूँगी, मैं इसको ब्रा की फॉर्म में लिख दूँगी। ब्रा क्या होगा, इस वेव फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूँगी। इस पूरे का मतलब ही ये है कि एक वेव फंक्शन जो है उसके ऊपर क्या है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। देन उसके बाद सिंपल वेव फंक्शन हो, उसको मैं कैसे लिखती हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर कॉन्जुगेट ना हो, उसको कैट की फॉर्म में। और कैट फॉर्म क्या होता है, ये क्या हो गई, ब्रा। और जो कैट फॉर्म होती है वो क्या होगी, पहले ये बाद में ये, ठीक है। तो इस चीज़ का लिखे जाने का मतलब क्या है कि सिंपल वेव फंक्शन है, उसके ऊपर कोई कॉन्जुगेट वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज़ का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कॉन्जुगेट है। खैर ये तो डिराक नोटेशन थी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, डिराक नोटेशन में, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, पहला वाला कॉन्जुगेट था, इसको मैंने ब्रा की फॉर्म में लिखा। एच ऐसे ही दूसरा वाला कैट की फॉर्म में था, तो पहले ये और फिर ये जो कैट की फॉर्म में आ गया। निकालनी क्या है, एनर्जी। तो हमें पता है कि एच जो होगा जब साई पे ऑपरेट होता है तो हमें क्या वैल्यू देता है, ई देता है। तो यहाँ पे मैंने एच की वैल्यू लिख दी, ई इज़ इक्वल्स टू, ये चीज़ सेम आ गई, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है जिस तरह से पोजीशन की एवरेज हम इस तरह से निकालते हैं। अब क्योंकि पार्टिकल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो उसका वेव फंक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है उसका वेव फंक्शन क्या है, √2/L sin n pi x over L। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर वेव फंक्शन नहीं गिवन है और पार्टिकल इन अ बॉक्स है तो हम उसका वेव फंक्शन ये लेंगे, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। लेकिन ये तो एक पार्टिकल के लिए था,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ फॉर वन पार्टिकल। जब हमें ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए लिखना हो, जैसे हम सुपर पोजिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें मैनी पार्टिकल्स हैं, तो मैनी पार्टिकल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि ज़ाय एक्स टी हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो इसके इक्वल होगा समीशन n इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि n हमें नहीं पता कितने पार्टिकल्स हैं, तो n इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अगर गिवन हो के पार्टिकल्स जो है 5 हैं 4 हैं, तो मैं यहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 1 टू 5 लिखूँगी। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मुझे नहीं पता वो कितने पार्टिकल्स हैं, n इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन टी ज़ाय एन वेव फंक्शन t। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है, ये ही फार्मूला होगा। अब इसमें जो स्टेट है, अब हमने कहा है कि जो स्टेट है क्या होता है, ये वेव फंक्शन को भी स्टेट बता रही है, इस डेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम t सो डेट इन जनरल अ फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, ये क्या होता है, फंक्शन होता है x और t का, ये हमारे पास नॉर्मली फंक्शन होता है t का, और यहाँ पे ये फंक्शन किसका है, x का। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो क्या है, bn है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कौन जो है किस किस का फंक्शन है। अच्छा, अब अगर मुझे इस चीज़ को डिराक नोटेशन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, किसी के ऊपर भी कॉन्जुगेट नहीं है तो मुझे ड्रा फॉर्म में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको कैट फॉर्म में लिखना है। तो कैट फॉर्म में कैसे होगा, पहले ये होगा, फिर मेरे पास बी एन है, और फिर मेरे पास क्या है फाइन सॉरी इसको वेव फंक्शन है, ये मैं लिखना भूल गई ये, और इस तरह से कैट फॉर्म होती है। तो देखो मैंने इसमें यहाँ पे कैट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये डिराक नोटेशन हो गई। यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास जो हमेशा वेव फंक्शन होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, बी एन। ठीक है, इसके, ये याद रखना है। इसी तरह बी एन भी इक्वल होता है, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों ने ये याद रखना है, ये हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, अब एवरेज क्या था, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, ये। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया था, तो मैंने वैसे ही लिखा है। यहाँ से आप लोगों ने इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसमें मेरे पास क्या है, एक वेव फंक्शन के ऊपर कॉन्जुगेट होना चाहिए और एक ऐसा आना चाहिए। मेरे पास वेव फंक्शन क्या, सुपर पोजिशन के लिए ये वाला है। जब ज़्यादा वेव फंक्शन पार्टिकल्स हो तो मेरे पास ये वाला वेव फंक्शन है। मैंने अब इसके ऊपर क्या करना है, मुझे एक दफ़ा कॉन्जुगेट चाहिए इसका, तो मैं इसका कॉन्जुगेट कैसे लूँगी। मैंने जब इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा, कैट फॉर्म जो है ब्रॉ फॉर्म में चेंज हो गई, और मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, n की जगह l लगा दिया, l इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब यहाँ पे l इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो वेव ये वाला होता है, ये तो सिंपल वाला गिवन है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कि जो कॉन्जुगेट वाला वेव फंक्शन है वो मेरे पास क्या है, बी एल फाई एल। ठीक है, और ये वाला सिंपल वाला बी एन, ये एन इज़ इक्वल्स टू एल इज़ इक्वल्स टू 1, दो समीशंस आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो ये कांस्टेंट है, इनको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो बी एल के ऊपर क्या है, क्योंकि ये ब्रॉ की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब ये बाहर जाएगा तो क्या होगा, कॉन्जुगेट। ठीक है, जब आप एक ब्रॉ में से कॉन्जुगेट बाहर निकालते हो ना, उसका एक ब्रॉ में से जब आप उसका कांस्टेंट बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट था, ब्रॉ में से निकला, तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। बी एन का भी हमने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर जब ये ऑपरेटर लगेगा तो ये हमें क्या देगा, ई देगा। ठीक है, इसके साथ भी मैंने ई लगा दिया, और यहाँ पे अंदर क्या रह गया, ये चीज़ रह गई। अब ये मेरे पास क्या होता है, क्रॉनिकल डेल्टा होता है। क्रॉनिकल डेल्टा के इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी जब n इज़ इक्वल्स टू l होगा, बाकी हर जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब मैंने n इज़ इक्वल्स टू l पुट किया इसकी वैल्यू को 1 बनाने के लिए, तो ये तो 1 हो गया, साथ में यहाँ पर l की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे समीशन में भी l की जगह क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि l इज़ इक्वल्स टू n। ठीक है, अब मैं इसकी क्या लिखूँगी, समीशन को एक दफ़ा लिख सकती हूँ, और ये क्या हो जाएगा, बी एन का स्क्वायर। बी एन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्म में लिख दिया, ई एन हो गया। अब ये बी एन क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू इन अ गिवन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, वो हमारे पास क्या होगी, बी एन का स्क्वायर। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी फाइंड कर रही हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी किसके इक्वल है, बी एन का स्क्वायर। अगर आपने किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपने यहाँ पे सिंपल उसके बी एन का स्क्वायर ले लेना। देन एवरेज एनर्जी इज़ गिवन बाय, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है एनर्जी की, इसके यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी ई एन। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे।
ठीक है, ये मेरे पास क्या है, वेव फंक्शन गिवन है। वेव फंक्शन क्या है, कैट की फॉर्म में गिवन है। कैट क्या होता है, कैट ऐसा होता है जो कि सिंपल वेव फंक्शन हो, कोई कॉन्जुगेट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल क्या है, वेव फंक्शन गिवन है। ये भी सारे क्या है, कैट की फॉर्म में गिवन है, मीन्स कि इनके ऊपर कोई कॉन्जुगेट वगैरह नहीं है। अब मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्या याद रखना है कि आपके पास जो ये वेव फंक्शन होता है वो इक्वल होता है बी एन और इसके, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ से हम लिखेंगे कि हमारे पास चूँकि ये इक्वल होता है बी एन इसके, तो ये मेरे पास दो हैं तो हर जगह पे लगा देंगे इसकी जगह बी एन, ये फंक्शन एन प्लस बी एन। मैं इसको फाई बोलती हूँ लेकिन ये क्या होती है, वेव फंक्शन होता है फाई एन। यहाँ पे मैंने n को क्या पुट कर दिया, ये क्या है n 2 है, यहाँ पे n क्या है 9, तो मैंने यहाँ पे n की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ से मुझे पता लगता है कि मेरे पास b की वैल्यू क्या है। ये तो सिंपल आ गया, ये सिंपल, यहाँ से मैं कंपेयर करूँगी तो b की वैल्यू क्या है 3/√25, यहाँ पे 4/√25। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास b2 की वैल्यू गिवन है, b4 की वैल्यू गिवन है, bn 0 होगा जब n 2 और 9 के अलावा हर जगह bn क्या होगा, 0 होगा। जो गिवन है सिर्फ वहाँ पर ही, ये 9 है 4 नहीं है। ठीक है, 2 और 9 के अलावा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसके इक्वल होती है b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सिंपल b के स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, लेकिन सिंपल b का स्क्वायर तब होगा जब आपके पास नीचे क्या हो जाए, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाए, मीन्स सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ 1 आ जाए। नॉर्मलाइज होना ज़रूरी है, अगर ना हो तो वो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइज है। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन चेक करना है, उसके दो मेथड्स हैं। तो यहाँ पे पहले ये देख लो कि b का स्क्वायर 3/√25 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ 9 आ गई। प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो 0 हो जाएगी जब 2 और 9 n गिवन ना हो। ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की है। नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड 1 ये है कि आपने प्रोबेबिलिटीज़ के पहले निकालनी है और उसके बाद उनका सम करना है। अगर वो 1 आता है तो ठीक है, अगर वो 1 नहीं आता तो आपको प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के बाद डिवाइड करना है उस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला ऐसा होता है कि b का स्क्वायर ओवर नीचे ऐसा होता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो यहाँ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या आया, 1 आया, तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पे इसी तरह सेम लिख दिया। एक तो मेथड ये, यहाँ पे मैंने जब इनको सम किया तो 1 आ गया। मेथड 2 क्या है कि आपने इनको, वेव फंक्शन क्या है हमारे पास, ये वेव फंक्शन था। अब मुझे एक दफ़ा वेव फंक्शन और ये क्या है कैट की फॉर्म में, तो सिंपल वेव फंक्शन, और एक दफ़ा इसको ब्रॉ की फॉर्म में कि उसका कॉन्जुगेट लेना है मीन्स के वेव फंक्शन का, मीन्स के एक मुझे क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट ओवर वेव फंक्शन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप इसमें, ठीक है। तो एक वेव फंक्शन मेरे पास गिवन है, दूसरा मुझे इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लूँगी, 3, और कैट फॉर्म किस में बदल जाएगी, ब्रॉ फॉर्म में, +4, और ये भी कैट किस में बदल गई, ब्रॉ फॉर्म में, √25। इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, और ये आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो जो सेम वाली, ठीक है, इसी तरह 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जो सेम वाली हैं वो 1 होंगी, जो डिफरेंट वाली, जैसे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाली सेम है, ये वाली सेम है, तो सेम क्या देती हैं, 1, ये क्या दे देगी, 0, ये भी क्या दे देगी, 0, ये 1 1 देंगी, तो इसीलिए 9 1 + 16 आ गया, 1/25, 25 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ करने वाला आंसर मेथड जो है वो ईजी है, ये मैंने वैसे ही करके बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगेन एक स्टेट गिवन, कंसीडर सिस्टम हो स्टेट इज़ गिवन बाय, एक वेव फंक्शन गिवन है, स्टेट गिवन है, और उन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगेन मैंने कहा था याद रखना है कि आपके पास एक स्टेट इक्वल होती है bn और इसके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 1 फाइंड करेंगे 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या होगी, b की वैल्यू क्या गिवन है, 1/√19, और यहाँ पे 5 1, ठीक है। तो मीन्स के यहाँ पे b1 लिखते जाना है कि b1 क्या गिवन है, 1/√19। सेम इसी तरह ये इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से b2 की वैल्यू आपको मिली 2/√19, ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई की तो b3 की वैल्यू मिल गई √2/19, ठीक है। इसी तरह हर एक स्टेट पे अप्लाई की तो हमने b की वैल्यू इस कैलकुलेट कर ली, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, bn का स्क्वायर। तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी 1 की निकाली,
ये आई, ठीक है। सारों की प्रोबेबिलिटीज़ आप लोगों ने इसी तरह स्क्वायर करके निकाल लेनी है। सेकंड में फिर उसके बाद क्या होता है स्टेप, नॉर्मलाइजेशन चेक करना। उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करोगे तो सम जो है 1 नहीं आ रहा, 15/19 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटीज़ अगेन निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी अगेन कैसे निकालेंगे कि ये चीज़ आपके पास इक्वल होती है, ठीक है। कैसे इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी बी का स्क्वायर, ये चीज़ इक्वल हुई बी का स्क्वायर ओवर यहाँ पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या आया है? प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 1/19, ठीक है। और नीचे 15/19, तो यह कैंसिल 1/15। 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, उसके 2 का बी स्क्वायर क्या आया था? 4/19, नीचे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। इसी तरह हर एक का ऊपर बी स्क्वायर लिखते जाना है और नीचे क्या लिखते जाना है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का इसी तरह से निकाल लेना है। तो यही प्रोबेबिलिटीज़ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर उस केस में, पिछले केस में हमारे पास क्या आ रही थी? 1 आ रही थी, लेकिन इस केस में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ 1 नहीं आ रहा, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करना ज़रूरी है। इसको आप डिराक से प्रोबेबिलिटी के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिस तरह मैंने उसमें बताया था कि मेथड 2, लेकिन ये वाला मेथड ईजी है, इसलिए ये वाला इस मेथड से करना। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।